नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ विकास ठेकरे। हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं खुर्दा संग्राम और जिसे हम पाइक विद्रोह भी कहते हैं। हालांकि इसे पाइक विद्रोह इतिहासकार उसी तरह कहना मानते हैं जिस तरह से 1857 को मात्र सैनिक विद्रोह कहते हैं। जिस तरह से 1857 एक जन विद्रोह था, अलग अलग क्षेत्रों के राजाओं उनकी जनता ने उसमें भाग लिया था, उसी तरह से खुर्दा संग्राम में खुर्दा के राजा, वहाँ के नायक और वहाँ के पूर्व सैनिक जिन्हें पाइक कहा जाता था, इन सब ने मिलकर क्रांति की थी जिसे खुर्दा संग्राम कहा गया। आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं खुर्दा संग्राम को। खुर्दा जो कि ओडिशा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य था, वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों जिनमें से 16 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे, एक जनबाहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक राजा वीर किशोर देव को स्व अधिकृत 4 परगनों को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन का अधिकार समेत 14 गणराज्यों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे, अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया था। परंतु 1803 में ओडिशा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्यवाही करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। परिणाम स्वरूप ओडिशा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा तथा अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया, सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनकी पूर्व भूसंपत्ति के राजस्व का मात्र 10 था, यानी कि केवल 10% था उनकी पूरे जो क्षेत्र से राजस्व मिलता था, टैक्स मिलता था, उसमें से सिर्फ 10% उन्हें मिल रहा था। अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का उत्तरदायित्व दिया तथा उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया। इस अनैतिक व्यवस्था से ओडिशा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्त जमीन पर कर लगाने की योजना बनाई, यानी कि जिस जमीन पर राजस्व नहीं लिया जाता था और जहां नहीं लिया जाना चाहिए था, वहां भी ये अब कर लेने लगे थे। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति की भयावहता, राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि चाहे मौसम कोई सा भी हो, उन्हें उतना ही कर देना पड़ता था। ओडिशा एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर लगातार अकाल आते रहते थे, या फिर एक तटवर्ती क्षेत्र होने के कारण सुनामी या फिर किसी भी प्राकृतिक आपदाओं से उन्हें ज़्यादा समस्याएं होती थी। लेकिन इसके बावजूद अंग्रेज़ों को इससे कोई लेना देना नहीं था, उन्हें बस अपने टैक्स से मतलब था। इस कार्यवाही के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच में खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें जमीन की उपजाऊ क्षमता, रैयतों की भुगतान क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि ओडिशा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी। बकायादारों की ज़मीनों को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरबराय, जिन्हें लोग बक्सी जगबंधु के नाम से जानते थे, एक ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। व्यावहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे। अपने तथा अपने जैसे ज़मीन से
बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्रायः 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया था। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी, वे थी अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन। यहाँ पर चांदी के सिक्के चला दिए गए थे और किसी भी प्रकार की चीज़ों को खरीदना हो तो आपको चांदी का सिक्का देना होता था। आपको टैक्स भी चांदी के सिक्कों में देना होता था, जो कि मैं चांदी के सिक्के क्या, उन्हें नॉर्मल सिक्के भी देखने को नहीं मिलते थे, तो चांदी के सिक्के अरेंज करना उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या की बात थी। दूसरी बात, जो एकाधिकार नीति थी इनकी नमक बनाने की, समुद्र के किनारे होने के बाद भी यहाँ पर नमक की इतनी कंगाली थी कि कई बार लोगों को बिना नमक के ही रहना पड़ता था। और ये सब हो रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एकाधिकार नीति के तहत, यानी कि नमक अगर हम बनाएंगे तो सिर्फ हम बनाएंगे, वहाँ के क्षेत्रीय लोग नहीं बना सकते। इसके चलते वहाँ पर के जो क्षेत्रीय लोग जो नमक बनाकर अपना जीवन चलाते थे, उनका जीवन भी बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। यहाँ पर कंपनी के एकाधिकार की नीति के चलते यहाँ पर नमक दुर्लभ हो गया था, और जिसके कारण ओडिशा के परंपरागत रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए थे। स्थायी जमींदारियों की कलकत्ता में नीलामी के कारण ओडिशा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार धारण कर लिया। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बानापुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थाओं पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई। उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत पाइकों के साथ मिल गए, जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक अभियान चलाया गया कर मत दो नाम से, और अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थानों से हटाने की कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बख्शी जगबंधु ने 5 से 10 हजार पाइकों और कंध जनजाति के योद्धाओं की अगुवाई कर पुरी को कब्जे में ले लिया और मुकुंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे 1857 में बहादुर शाह की झिझक के बावजूद क्रांतिकारियों ने उन्हें बादशाह घोषित कर दिया था। जगन्नाथ मंदिर के पुराने पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए और उन्हें उनके पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया गया। बख्शी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्ण भ्रमर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष ओडिशा के दक्षिण और उत्तर पश्चिमी हिस्से में फैल गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिनगल को पाइकों की चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा तथा बख्शी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की भी घोषणा की। इस प्रकार जो सामरिक कार्यवाही चल रही थी उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगल में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट आए। इस तरह से अंग्रेजों ने मई 1817 तक खुर्दा संग्राम को लगभग काबू में कर लिया, परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बख्शी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगियों की मदद से पाइकों को उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा, जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए गए। नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया गया और बेदखल जमींदारों को उनकी जमीन लौटा दी गई। ठीक उसी तरह जिस तरह से 1857 के बाद 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर इंग्लैंड की सरकार ने किया था। दिवंगत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पूरी जाने दिया गया और 26,000 रुपये के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देख रेख का दायित्व भी सौंप दिया गया। इस प्रकार हमने ये समझने का प्रयास किया खुर्दा संग्राम या फिर पाइक विद्रोह। आप और भी वीडियोस को देख सकते हैं। एनसीईआरटी की पूरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर चैनल में। साथ ही इतिहास के अलग अलग कैटेगरी में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चाहे वो एमए की हो या फिर नॉर्मल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट हो, जहाँ पर आप इतिहास से जुड़े अपने टॉपिक्स पर वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जोहानेस केपलर कहते हैं, किसी काम को करने का हुनर आप में नहीं है और आप इस बात को मानते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए फ़ायदा इस बात में है कि अगर आप जिस काम में बेहतर नहीं हैं और अगर आप उसमें बेहतर होना चाहते हैं तो प्रैक्टिस और लगातार उस काम को करने से आप उसमें बेहतर बन सकते हैं। फिर मिलेंगे अपने ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।